Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In today's session, we will discuss about how can we prepare for CSIR, NET, JRF, and IIT GATE, and also for TIFR entrance exam for chemical science research and PhD with our MSc programs. बेसिकली इस वीडियो को जो बनाने का पर्पज़ है ना, वो मेरा पर्पज़ ये है कि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को अपने जूनियर्स को और जब मैं मास्टर्स में था तो मैं खुद भी इस बात को फील करता था कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस बात को या फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि किस तरह से नेट जेआरएफ गेट की प्रिपरेशन करी जाए, उसके साथ ही अपने मास्टर्स के एकेडमिक्स को कोरिलेट करा जाए, उन दोनों को कैसे एक साथ प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि मास्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में क्लासेस रहती हैं, आफ्टरनून और इवनिंग के अंदर अक्सर लैब के अंदर टाइम निकल जाता है और उसके बाद फिर टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि पूरे दिन हम लोग लैब में या क्लासेस में रहते हैं तो इतना थक भी जाते हैं कि मतलब फिर प्रिपरेशन करना और इन सब के बारे में सोचना एक बहुत टफ थिंग होती है। तो आज का सेशन है, हम बात करेंगे कि अगर आप मास्टर्स में हैं तो आप कैसे डील कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों से एक साथ, आप अपने एकेडमिक्स को भी अच्छा कर सकें, उसके अंदर एक अच्छा परसेंटाइल ग्रेड ला सकें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आगे जब आप पीएचडी के बाद इंटरव्यूज़ वगैरह में जाएंगे तो एक अच्छा ग्रेड वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है आप लोगों को। तो किस तरह से एक अच्छा ग्रेड हम ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेड अच्छे लाने से कभी कभी हमें इंस्पायर भी मिल जाता है। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ IITs या NITs से होते हैं तो इंस्पायर फेलोशिप भी एक अच्छा एडवांटेज रहता है, अगर बाई चांस हमारा CSIR JRF नहीं निकलता। और अगर हमारा मान लो आपको अगर इंस्पायर नहीं भी मिलता, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है दोनों के साथ साथ, तो फिर आप CSIR JRF और गेट से भी अपनी स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। तो बात करते हैं कैसे इन दोनों चीज़ों को साथ में प्रिपेयर करा जा सकता है। ओके, सो पहले बात करते हैं कि वाई प्रिपरेशन ऑफ JRF एंड गेट इज़ मस्ट विद MSc, कि JRF और गेट की प्रिपरेशन MSc के साथ करना क्यों ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, अक्सर लोग MSc के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है, वो लोग सोचते हैं कि अभी तो हम अपने MSc को ही कर लेते हैं, इसमें इतना टाइम है, तो फिर जब अगर आप MSc के बाद अगर आप अपनी JRF और गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और 6 मंथ, और अगर आप मान लो मिनिमम 6 मंथ भी अगर आप लेते हैं तो उसके बाद 6 मंथ यानी कि आपने सपोज इस वाले सेशन के अंदर अपनी MSc कंप्लीट करी, उसके बाद 6 मंथ आपने प्रिपरेशन करा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप नेक्स्ट एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर आपने MSc के साथ ही प्रिपरेशन करा है तो आप उसी ईयर के एंड के अंदर दिसंबर वाले सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये एक जो टाइम गैप होता है, ईयर गैप जो होता है, उसको बचा सकता है आपके मास्टर्स और PhD के अंदर। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि MSc के बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर रहता है कि भाई अब MSc हो गए, उसके बावजूद आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो बहुत सारे माइंड के अंदर सेटअप रहते हैं। और यकीन मानना, मास्टर्स के बाद प्रिपरेशन करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा लोड रहता है कि भाई हम कुछ कर नहीं रहे, हमारा टाइम जाता जा रहा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा चीज़ टफ हो जाती है। तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ हेल्प कर सकती है, अगर आप एक मास्टर्स में, चाहे तो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो, एक सेमेस्टर जो है ना वो सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए। सेकंड, गुड एकेडमिक मार्क्स, मैंने कहा कि अगर आपके एकेडमिक मार्क्स अच्छे रहते हैं तो आपको हेल्प करते हैं आगे प्रिपरेशन के लिए। और अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप JRF और गेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वो चीज़ आपको आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करेगी मार्क्स के अंदर, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ते हैं नेट JRF के लिए, वो चीज़ आपको आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करती है, और वही सेम एकेडमिक्स वाली चीज़ आपकी नेट में भी हेल्प करती है। बात करेंगे कैसे हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं। थर्ड थिंग, गिव कॉम्पिटिटिव एज। एक चीज़ जो बहुत कॉमन है ना, अक्सर जो प्रोफेसर्स होते हैं IITs के और CSIR सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, या अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों को एक बात बहुत चुभती है कि वो अगर उनको पता चल जाए कि हम लोग JRF की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं, तो कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनको ये बात सही नहीं लगती, और वो डायरेक्ट तो नहीं कहते पर इनडायरेक्टली वो बहुत इरिटेट बिहेवियर करते हैं। अब अगर सपोज दैट कोई प्रोफेसर अगर इस चीज़ को पसंद नहीं करता ना, तो फिर जब JRF PhD के लिए एडमिशन की बात आती है तो वही JRF, तो वही प्रोफेसर जो है ना वो JRF वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे देता है।
तो सेम सी बात है, अगर आपके पास JRF है, अगर आपने अपने MSc के साथ ही JRF निकाल लिया है, तो एक आपको कम्पिटिटिव एज भी देता है ये, यानी कि आपको जिनके पास नेट है, गेट है, और अगर आपका JRF है और आपने जस्ट MSc करी है, देखिए अगर जस्ट आपने MSc करी है, आपने JRF भी निकाल लिया, तो जो MSc का जो सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि MSc में आपका प्रोजेक्ट भी रहता है, तो उस प्रोजेक्ट को आप में जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट आपने करे हैं ना, वो आपको याद भी रहते हैं, तो ऑन द स्पॉट आप इंटरव्यू देके चीज़ों को अपनी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आप 1 साल बाद दे रहे हैं इंटरव्यू, तो अब आपने जो प्रोजेक्ट आपका करा है ना, वो आपको हेल्प नहीं करेगा कि वो आपको हेल्प नहीं करेगा, और बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने की वजह से आपका इंटरव्यूज़ आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। तो एक कम्पिटिटिव एज भी देता है MSc के साथ प्रिपरेशन करने से। लास्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको पता ही है कि JRF निकालने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, फेलोशिप मिलती है हमें, तो वो बहुत हेल्प करती है। ओके, लेट्स सी हाउ कैन वी प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर विथ MSc। अब ये बात करते हैं कि जो मेन टॉपिक है अपना, प्रिपरेशन कैसे करी जाए। पहली बात तो एक डेडिकेशन और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभी तो हम लोग MSc में ही हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप ले रखे हैं, और हमारे सीनियर्स हैं जो भी प्रिपरेशन करें, तो हमारा नंबर कैसे आएगा, इतनी कम लिमिटेड सीट्स हैं JRF की। अगर जनरल में बात करी जाए तो 350 समथिंग रहती है, और अगर टोटल बात करी जाए तो 700-800 की समथिंग रहती है। इतनी कम सीट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, हम तो अभी सिर्फ MSc फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, हमारा प्रिपरेशन कैसा होगा। तो रिमेंबर वन थिंग, JRF डज नॉट मैटर कि आपने को कितना एक्सपीरियंस है। JRF इस बात से मैटर करता है कि आपने प्रिपरेशन किस वे में करी है, आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या लीव करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने किस वे में पढ़ा है, आपने कहाँ से पढ़ा है, ये सारी चीज़ें JRF में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एक डेडिकेशन होना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि कितने सीनियर हो। सेकेंड थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है, कोरिलेट द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर विद JRF एंड गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये आपकी असल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है अपन लोगों को। तो पढ़ने का सिंपल सा और सबसे इजी मेथड जो है ना, जो मैंने अपने उसमें अप्लाई करा था, बट मैं जस्ट फ्यू मार्क्स से रह गया था, बहुत कम मार्क्स से, मान लीजिए कि 1 और 1.25 मार्क्स समथिंग से, माय बैड लक। बट या तो अगर आपको अपने मास्टर्स का प्रिपरेशन करनी है, तो आप पहले अपना मास्टर्स का सिलेबस उठाइए। अब सपोज दैट आपका स्पेशलाइजेशन है, आप ऑर्गेनिक में हैं, आप इनऑर्गेनिक में, आप फिजिकल के अंदर है, कुछ भी आपका स्पेशलाइजेशन है, या एनालिटिकल में है या फिर आप मटेरियल में। एनालिटिकल और मटेरियल वालों को थोड़ा सा लॉस रहता है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो नेट JRF से मिलता नहीं है। तो सपोज दैट आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो आपका सिलेबस कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना पड़ता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों को इक्वल ही पढ़ना होता है। तो अब आप अपना तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कीजिए। फिजिकल के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, थर्मो है, स्टैटिकल है, काइनेटिक है। तो अब आप इनको अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, और सेमेस्टर के लिए पढ़ने के साथ साथ आपको, जैसे मान लो आपके अभी लेक्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप, और या फिर सेकंड सेमेस्टर में आप, या थर्ड में हैं, आपके सपोज 3 चैप्टर हैं, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक और स्टैटिकल है, और 1 यूनिट, क्योंकि बेसिकली 4 यूनिट्स होती हैं, आपके 4 यूनिट्स हैं, और 4 यूनिट्स आपके नेट का ही पार्ट हैं। तो आप क्या कीजिए, आप अपने एकेडमिक्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स को पढ़िए, और जैसे ही आपके थर्मोडायनेमिक्स क्लास में कंप्लीट हो, आप उसके PYQs भी सॉल्व कर लीजिए, नेट वाले और गेट वाले भी सॉल्व। यानी कि साथ साथ आप उसको इस वे में पढ़िए कि आप अपने नेट JRF के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और उस लेवल तक पढ़िए जहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। अगर आप IITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी है JRF और गेट के क्वेश्चन सॉल्व करना आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोफेसर सिलेबस, क्योंकि उनका सिलेबस इतना टफ होता है, इतना इंटरनेशनल बुक्स के अकॉर्डिंग होता है कि नेट और JRF के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करना है कि जैसे ही आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो क्लास के अंदर, आपको उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर JRF और गेट और टिफर के क्वेश्चन को भी आपको साथ साथ टिक करते रहना है, ताकि वो एक आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाए, और आपके जो गेट है उसके साथ साथ आपका एकेडमिक्स की प्रिपरेशन हो जाए, और JRF और गेट की प्रिपरेशन आपके एकेडमिक्स के साथ हो जाए। सेम वही आपको ऑर्गेनिक में करना है। सपोज आपका पेरिसाइक्लिक है, और आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म है, GOC है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अक्सर GOC देखने को मिलता है ऑर्गेनिक में। तो अब आप इसको कीजिए, और इनको इंटरनेशनल बुक्स हैं उससे भी पढ़िए। अब आपको आप क्लिडेन से पढ़ सकते हैं आप इसको, या कैरोथस से। कैरोथस से बेसिकली 3rd और 4th सेमेस्टर में ज़्यादा यूज़ में आती है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो मैक्सिमम और या क्लिडेन को ही यूज़ करते हैं अक्सर प्रोफेसर, या फिर थोड़ा बहुत अगर अच्छा प्रोफेसर है तो कैरी सिनबर्ग और जेरी मार्च को भी यूज़ करता है।
तो अब आप उसमें से बुक्स के साथ साथ पढ़िए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है ना, वो काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू CSI नेट JRF। तो अब आप अपने CSI नेट JRF और के लिए क्या करना है, आपको एक स्टेप ये करना है कि जैसे आपका जो जो चैप्टर आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आपको वो अपने एकेडमिक्स में पढ़ने हैं और आपको उनको इंटरनेशनल बुक से रिवाइज़ करना है। और साथ में क्या करना है आपको कि आपको उनके क्वेश्चंस भी लगा लेना, PYQs के लिए बहुत सारे वीडियोज़ रहते हैं। टिफ़र का भी मैंने जस्ट एक वीडियो अपलोड करा है कुछ टाइम पहले, 2024 में जो एग्ज़ाम आया था, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस आए थे। थर्ड थिंग इज़ मैनेजमेंट ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मॉर्निंग क्लास रहती है, लेकिन एक अच्छी बात रहती है, क्लासेस जो रहती है ना, वो कंटिन्यूसली बहुत कम होती हैं, या फिर 5 डेज़ क्लासेस रहती हैं अक्सर IITs और NITs या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और वो भी कंटिन्यू क्लासेस नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। और उसके बाद लैब रहती है, और लैब के बाद अप्रॉक्सीमेटली 5 AM टाइम हो जाता है जब तक हम लोग फ्री होते हैं लैब वगैरह से, इन सारी चीज़ों से। अब माइंड को रेस्ट भी चाहिए। तो देख, अक्सर जो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक अच्छा परफॉर्मेंस करा है अपने JRF गेट के अंदर, वो लोग क्या करते थे कि जैसे अपना टाइम ख़त्म हुआ, अब वो अपने घर पर तो रहते नहीं थे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट IITs NITs वाले बाहर से जाते हैं। तो वो लोग थोड़ी देर लाइक हॉस्टल जाते थे, रेस्ट करते थे, उसके बाद वो लाइब्रेरी में आके बैठ जाते थे, और लाइब्रेरी के अंदर आराम से अपनी प्रिपरेशन करते रहते थे वो सारी चीज़ों का। अपने एकेडमिक्स के असाइनमेंट भी बनाते थे, अपने एकेडमिक्स के क्विज़ की भी प्रिपरेशन करते थे, अपने एकेडमिक्स में लाइक जो मिड टर्म और फाइनल टर्म, ये भी बहुत हेडेक वाली चीज़ होती है। मिड टर्म आ गए, दो बार मिड टर्म हो रहे हैं, फिर फाइनल टर्म होता है, और उसके अलावा भी अलग अलग लाइक क्विज़ होते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो इन सबको करते थे, और डेली 1 और 2 आवर जो है ना, वो JRF और गेट के PYQ सॉल्व करते थे। तो लाइक टाइम मैनेजमेंट वो ऐसे करते थे कि क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, खाना पकाना ये सारी चीज़ें कोई हेडेक थी नहीं उनके लिए। अगर आप हॉस्टल में हैं तो भी आपके पास एडवांटेज है, अगर आप घर के अंदर हैं तो भी आपको लाइक फूड वगैरह इनकी कोई इशू है नहीं, वो सारा मैनेजमेंट आपको घर पे हो ही जाता है। तो वो लोग सिर्फ खाना खाने जाते थे और फिर वापस से आके लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लग जाते थे, और तकरीबन रात को 11-12 बजे तक पढ़ते थे वो, और फिर अपने घर जाके सो जाते थे। उनका यही शेड्यूल था, 5 डेज और 6 डेज। उसके अलावा ऐसा नहीं कि वो लाइक हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते थे पूरे पूरे दिन, स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं पूरे दिन। मैंने कई स्टूडेंट से बात करी है, वो सारी चीज़ें में हाँ लाइक वो म्यूज़िक, मूवीज़, ये सब में अपने आप को टाइम देते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूरा टाइम लग जाए, नहीं, जब एग्ज़ाम पास हो तो आप फोकस हो जाइए, बाकी आप सारी चीज़ों को अपने टाइम के साथ मैनेज कीजिए। स्पोर्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मूवीज़, आज के टाइम वेब सीरीज़ हो गई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको भी मैनेज करना एक बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट, हैबिट ऑफ बुक्स रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप फिर आगे लाइक कैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च के अंदर पेपर्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं। अगर आप बुक्स को पढ़ने के हैबिचुअल नहीं है तो फिर आप उन पेपर्स को, उन जर्नल्स को कैसे रीड करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट, MCQ सॉल्विंग, हमेशा MCQ सॉल्विंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जिन बच्चों ने नीट JEE की पहले प्रिपरेशन करी होती है उनके लिए थोड़ा आसान होता है MCQ सॉल्विंग, और जो बच्चे पहले प्रिपेयर नहीं करते उनका ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट रह जाता है कि CSI नेट में अक्सर उनको प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी तो भी कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन मैनेज दिस थिंग ऑल्सो। सो ये सारी प्रिपरेशन थी, स्ट्रेटजीज थी, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और माइंडसेट आपको अपना क्या रखना है। I hope you will like the videos and subscribe it, and also share it with your friends. So thank you. If you have any query, you can mail me. I will reply you. Okay. Thanks.